तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। पर इसे शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना के बारे में सोचिए। एक घर में शादी का माहौल है, सब खुश हैं, तैयारियां चल रही हैं। हाँ, बिल्कुल एक आम सा खुशनुमा दिन। बिल्कुल। और अचानक दरवाजे पर पुलिस आकर खड़ी हो जाती है। वो किसी अनजान जुर्म की तफ्तीश कर रहे हैं। उस घर के जो पिता हैं बहुत शरीफ इंसान हैं। वो बस इतना पूछते हैं कि सर, आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? और जवाब में क्या होता है? जवाब में एक पुलिस वाला उस पिता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है, बिना किसी उकसावे के। मतलब उनकी कोई गलती ही नहीं थी। बाद में पता चलता है कि असली कातिल तो कोई और था। बाप रे, ये तो हाँ, उस परिवार से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस एक थप्पड़ ने उस परिवार के 8-9 साल के बच्चे के दिमाग पर एक ऐसा असर छोड़ा, मतलब वो हमेशा के लिए बदल गया। उसने उसी दिन तय किया कि वो खुद पुलिस ऑफिसर बनेगा। और मजे की बात यह है कि आज वो सच में बिहार पुलिस में तैनात है। ये वाकया असल में सत्ता और हमारे मनोविज्ञान का एक बहुत गहरा उदाहरण है। देखिए, एक बच्चे के लिए उसका पिता सिर्फ एक इंसान नहीं होता। सही बात है। वो उसकी पूरी दुनिया होता है, उसका रक्षक होता है ना? और जब वो बच्चा देखता है कि एक आदमी सिर्फ इसीलिए कि उसने एक खास रंग की वर्दी पहनी है, उसके पिता को सरेआम जलील कर सकता है, तो बच्चे के मन में एक सीधा सा सवाल पैदा होता है कि ताकत असल में है किसके पास? बिल्कुल। वर्दी का जो मूल उद्देश्य है वो समाज को सुरक्षा का एहसास दिलाना है, लेकिन जब वर्दी का इस्तेमाल महज अपनी दहशत कायम करने के लिए किया जाए तो वो समाज के मनोविज्ञान में एक बहुत गहरी दरार पैदा कर देता है। वो बच्चा तो शायद इसे सुधारने के लिए खुद सिस्टम का हिस्सा बन गया, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब उस दहशत का सामना एक ऐसे आम इंसान से होता है जो न तो भाग सकता है और न ही सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, तब क्या होता है? तब त्रासदी होती है। बिल्कुल। और इसी का जवाब हमें तमिलनाडु के साताकुलम इलाके की उस घटना में मिलता है जो हमारे आज के इस डीप डाइव का मुख्य केंद्र है। ये बात है 19-20 नवंबर 2020 की। कोरोना का समय। हाँ, देश में कोरोना की दहशत थी, सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। और कहानी है 61 साल के पी जयराज और उनके 31 साल के बेटे बेनिक्स की। नियमों के मुताबिक दुकानें शाम 7 बजे बंद होनी थी। लेकिन पुलिस का क्या दावा था? और पुलिस जयराज को उठाकर थाने ले जाती है। और यहाँ से जो घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बेटा बेनिक्स जब पीछे पीछे थाने पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस वाले उसके 61 साल के पिता को बुरी तरह पीट रहे हैं। कोई भी बेटा ये कैसे बर्दाश्त करेगा? जाहिर है, एक बेटे के लिए ये देखना असहनीय था। वो अपने पिता को बचाने के लिए बीच बचाव करने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में वो एक पुलिस वाले को रोकने के लिए उसका कॉलर या हाथ पकड़ता है और अनजाने में उस पुलिसकर्मी की वर्दी के शर्ट का एक बटन टूट जाता है। रुकिए, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। एक बटन का टूटना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कैसे? मेरा मतलब है, क्या इन पुलिस वालों और उस परिवार के बीच पहले से कोई दुश्मनी थी, या हमारी पुलिस व्यवस्था की ईगो इतनी नाजुक है कि सिर्फ एक शर्ट का बटन टूटने पर वो हैवान बन जाते हैं? देखिए, इसमें पुरानी दुश्मनी की कोई बात नहीं है। इसे अगर आप सत्ता के एकाधिकार यानी जो मोनोपोली ऑन वायलेंस है उसके नजरिए से देखें, पुलिस थाने के अंदर पुलिसकर्मी खुद को ही कानून मानते हैं। अच्छा। वो टूटा हुआ बटन सिर्फ धागे और प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं था, वो पुलिस के उस अहंकार का, उस निर्विवाद सत्ता का प्रतीक था जिसे वो उस पूरे इलाके में बनाए रखना चाहते थे। तो वो उसे अपनी बेइज्जती मान रहे थे? बिल्कुल। एक आम नागरिक का पुलिस वाले पर हाथ डालना, भले ही वो बचाव में ही क्यों ना हो, उनके लिए इस बात का संकेत था कि उनका खौफ कम हो रहा है। और जब सत्ता को ये लगता है कि उसकी दहशत खत्म हो रही है तो वो उसे वापस पाने के लिए सबसे क्रूर तरीका अपनाती है। तो ये सिर्फ नियम तोड़ने की सजा नहीं थी, ये एक उदाहरण सेट करने की कोशिश थी कि हमसे टकराने का अंजाम क्या होता है। हाँ, ठीक यही मानसिकता थी। और वो अंजाम बहुत ही भयावह था, जो हमारे स्रोत बताते हैं। पूरी रात उस लॉकअप के अंदर 10 पुलिस वालों ने बाप बेटे पर जो कहर ढाया, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। डंडों से पीटा गया, जूतों से मारा गया, और उनके जो संवेदनशील अंग हैं उन्हें तक नहीं बख्शा गया। यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है ना, वो है 10 लोगों का एक साथ इस बर्बरता में शामिल होना। हाँ, एक दो नहीं, पूरे 10 लोग। बिल्कुल। अगर आप मनोविज्ञान के वो मशहूर स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को याद करें,
तो पता चलता है कि जब इंसानों को एक ऐसी भूमिका दे दी जाती है जहां उन्हें दूसरों पर पूरा कंट्रोल मिलता है और कोई उन्हें रोकने या टोकने वाला नहीं होता, तो वो सामूहिक रूप से हैवानियत पर उतर आते हैं। जिसे हम ग्रुप थिंक भी कहते हैं। एकदम सही, ग्रुप थिंक। उन 10 में से किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि हम इंसान हैं, हमें रुक जाना चाहिए। किसी का ज़मीर नहीं जागा। नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे की क्रूरता को सही ठहरा रहे थे। उनकी अपनी जो व्यक्तिगत पहचान थी ना, वो उस खाकी वर्दी के समूह में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। और अगली सुबह जो हुआ वो इस ग्रुप थिंक से भी एक कदम आगे की चीज थी। वो एक सोची समझी संस्थागत साजिश थी। वो कैसे? मतलब सुबह जब बाप बेटे की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, फर्श खून से सना हुआ था, तो पुलिस वालों ने क्या किया? उन्होंने उन्हीं दोनों से अपना खून साफ करवाया। बाप रे। हाँ, और परिवार वालों से कहा गया कि इनके लिए दूसरे कपड़े लेकर आओ, और ध्यान रहे कपड़े गहरे या काले रंग के हों, ताकि खून न दिखे। बिल्कुल, काले कपड़ों पर बहता हुआ लाल खून नजर नहीं आता। ये दिखाता है कि रात के उस नशे और अहंकार के बाद सुबह उन्हें इस बात का पूरा एहसास था कि उन्होंने क्या किया है। अब उनका मकसद न्याय या कानून का पालन नहीं था। अब मकसद था खुद को बचाना। हाँ, खुद को बचाना और सबूत मिटाना। लेकिन किसी की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुलिस की ताकत पर लगाम लगाने के लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, राइट? जैसे हमारी न्यायपालिका और मेडिकल सिस्टम। पुलिस किसी को भी उठाकर सीधे जेल में नहीं डाल सकती। उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और उसका मेडिकल मुआयना भी होता है। और यहीं पर हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता सामने आती है। जब बाप बेटे को जज साहब के सामने पेश करने के लिए ले जाया गया, तो कोरोना के डर और उस 2 गज की दूरी का हवाला देकर उन्हें जज के घर के नीचे खड़ा कर दिया गया। अच्छा, घर के नीचे? हाँ, जज साहब अपनी पहली मंजिल की बालकनी से नीचे देखते हैं। नीचे से पुलिस वाले कहते हैं कि इन दोनों ने पुलिस पर हमला किया है, हमें रिमांड चाहिए। और जज साहब ऊपर से ही रिमांड पेपर पर साइन कर देते हैं, बिना उन्हें करीब से देखे। बिल्कुल। और एक डॉक्टर बिना उनकी चोटों को देखे, बिना उनके खून से सने कपड़े चेक किए, उन्हें मेडिकली फिट घोषित कर देता है। ये तो बहुत ही बड़ी लापरवाही है। मतलब अगर मैं इसकी तुलना आज की हमारी डिजिटल दुनिया से करूं, तो ये वैसा ही है जैसे हम बिना पढ़े किसी भी ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस पर आई एग्री क्लिक कर देते हैं। हाँ, बिना सोचे समझे। बस फर्क इतना है कि यहाँ कोई ऐप नहीं था, ये 2 इंसानों की जिंदगी थी। ये तुलना बहुत सटीक है। ये सिर्फ कोरोना का डर नहीं था, महामारी तो बस एक बहुत ही सुविधाजनक बहाना मिल गया था उन्हें। असल समस्या है हमारी संस्थागत सुस्ती, इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। बिल्कुल। एक मजिस्ट्रेट का काम सिर्फ पुलिस की फाइल पर मोहर लगाना थोड़ी है। वो पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एक नागरिक की पहली ढाल होता है। ढाल, सही कहा। लेकिन जब एक जज और एक डॉक्टर खुद ही ये मान लेते हैं कि पुलिस जो कह रही है वो सही होगा, तो वो ढाल टूट जाती है। इस सिस्टम ने उन दोनों को इंसान मानना ही बंद कर दिया था। वो बस फाइल में लिखे 2 नाम बन गए थे जिन्हें किसी तरह जेल भेजना था। और इसी आई एग्री वाले रवैये का नतीजा ये हुआ कि उन दोनों को मदुरै सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बुरी तरह से घायल होने और सही इलाज न मिल पाने के कारण जेल पहुंचने के कुछ ही समय बाद पहले बेटे बेनिक्स की मौत हो जाती है। बहुत दुखद। और ठीक 24 घंटे बाद पिता जयराज भी दम तोड़ देते हैं। जब ये खबर बाहर आती है, तब जाके मद्रास हाईकोर्ट को इस मामले में दखल देना पड़ता है। और जब मामला तूल पकड़ता है और हाईकोर्ट दखल देता है, तब जाके एक और बहुत अहम पहलू सामने आता है, जिसे कहते हैं ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस। ब्लू वॉल ऑफ साइलेंस? हाँ, दुनिया भर की पुलिस फोर्स में एक अघोषित नियम होता है कि वर्दी वाले कभी एक दूसरे के खिलाफ गवाही नहीं देते। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे गद्दार माना जाता है। साताकुलम थाने में भी ठीक यही हो रहा था। सबने चुप्पी साध ली। बिल्कुल। जब जांच शुरू हुई तो सारे पुलिस वालों ने अपना मुंह बंद कर लिया। लेकिन इसी खामोशी की दीवार को तोड़ने के लिए सामने आती हैं उसी थाने की एक महिला हेड कांस्टेबल, रेवती। हाँ, रेवती। हमारे जो स्रोत हैं उनके अनुसार रेवती उस रात 9 बजे अपनी ड्यूटी पर थाने आई थी। उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन बड़े अफसरों ने उन्हें चुप करा दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? मुझे एक बात बताइए, एक इंसान जिसे कल भी उसी थाने में जाना है, उसी डेस्क पर काम करना है, उन्हीं अफसरों को सैल्यूट मारना है, वो पूरी पुलिस फोर्स के खिलाफ जाकर सच बोलने की हिम्मत लाता कहाँ से है? मतलब मैं तो अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स में कुछ बोलने से डर जाता हूँ, ये तो फिर भी हत्या का मामला था। ये सच में एक असाधारण बात है, और ये हिम्मत रातों रात नहीं आती। रेवती के मामले में 2 बहुत बड़े फैक्टर काम कर रहे थे। पहला था उनकी अपनी नैतिक जड़ें और उनके परिवार का सपोर्ट। परिवार का सपोर्ट? हाँ,
जब रेवती इस दुविधा में थीं कि क्या करें, तो उनके पति और उनके माता-पिता ने एक बहुत स्पष्ट बात कही। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी नाइंसाफी देखकर भी सच नहीं बोलोगी, तो तुम्हारा ये वर्दी पहनना ही बेकार है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है ना, तो सबसे बड़े सिस्टम से लड़ने की ताकत मिल जाती है। और दूसरा फैक्टर क्या था? दूसरा फैक्टर था बाहरी हस्तक्षेप। मतलब अगर इस मामले की जांच स्थानीय पुलिस या राज्य की सीआईडी कर रही होती, तो शायद रेवती कभी अपना मुंह नहीं खोल पाती। क्योंकि उन्हें डर होता। हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि वही सिस्टम कल को उन्हें किसी झूठे केस में फंसा देगा या उनकी नौकरी खा जाएगा। भेड़ियों के झुंड में भेड़ को बचाने वाली बात है। सही कहा। लेकिन जब मद्रास हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पहले सीआईडी को दी और फिर सीबीआई ने इसे टेक ओवर कर लिया, तो एक बाहरी संस्था का दखल शुरू हुआ। रेवती ने हाईकोर्ट को बताया कि वो सच बताना चाहती हैं, लेकिन उन्हें अपनी और अपने परिवार की जान का डर है। ये पॉइंट बहुत अहम है। मतलब एक सिस्टम के अंदर बैठा हुआ ईमानदार व्यक्ति भी तभी बोल पाता है जब उसे ये भरोसा हो कि कोई बाहरी मजबूत ताकत उसे सुनेगी और बचाएगी भी। बिल्कुल। हाई कोर्ट ने तुरंत सीबीआई और राज्य सरकार को आदेश दिया कि रेवती की सुरक्षा पुख्ता की जाए। लेकिन कोर्ट के अंदर जो हुआ वो तो किसी को भी डराने के लिए काफी था। कोर्ट के अंदर क्या हुआ? जब रेवती गवाही देने गईं, तो थाने के बाकी पुलिस वाले सादे कपड़ों में वहां मौजूद थे। अच्छा, दबाव बनाने के लिए? हाँ, वो उन्हें लगातार घूर रहे थे, मेंटल प्रेशर बना रहे थे। लेकिन रेवती ने बिना डरे जज के सामने उस रात की एक-एक क्रूर डिटेल बयान कर दी। रेवती की ये गवाही ही इस केस की नींव थी। लेकिन यहाँ हमें कानूनी प्रक्रिया को भी समझना होगा। सिर्फ एक गवाही के आधार पर 10 लोगों को सजाए मौत नहीं दी जा सकती। हाँ, सबूत तो चाहिए। बचाव पक्ष के वकील तो तुरंत ये कह सकते थे कि रेवती झूठ बोल रही हैं, हमारे मुवक्किल तो उस रात कमरे में थे ही नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि थाने के अंदर उस टॉर्चर रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। अरे रुकिए, अगर कमरे के अंदर कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, तो फिर उन 10 पुलिस वालों का जुर्म साबित कैसे हुआ? बचाव पक्ष तो आसानी से इस कमी का फायदा उठा सकता था ना। और यहीं पर हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितियों का विज्ञान है, वो काम आता है। अच्छा। भले ही कमरे के अंदर कैमरा नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक थाने के परिसर में और बाहर कैमरे लगे हुए थे। बाहर के कैमरे? हाँ, उन कैमरों में ये साफ रिकॉर्ड हो गया था कि 19 नवंबर की रात को कौन सा पुलिसकर्मी कितने बजे थाने के अंदर गया और कब बाहर आया। अच्छा, मैं समझ गया। इसे ऐसे समझिए कि अगर मुझे ये साबित करना है कि आप बारिश में भीगे हैं, तो मुझे आपको बारिश में खड़े हुए देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अगर मैं आपको एक ऐसे कमरे में जाते देखूं जहां सिर्फ एक दरवाजा है और बाहर भारी बारिश हो रही है, और जब आप बाहर आते हैं तो पूरी तरह भीगे हुए हैं, तो ये अपने आप साबित हो जाता है। एकदम सटीक उदाहरण। जब रेवती ने कोर्ट में खड़े होकर उन पुलिस वालों के नाम लिए कि ये लोग उस रात अंदर थे, तो बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज ने इस बात पर मोहर लगा दी कि हाँ, वो 10 के 10 लोग उस वक्त थाने में ही मौजूद थे। वो मुकर नहीं सकते थे। नहीं, कानून की नजर में जब एक चश्मदीद गवाह, खासकर ऐसा गवाह जो उसी पुलिस फोर्स का हिस्सा हो, कोई बयान देता है और वैज्ञानिक सबूत जैसे सीसीटीवी या मोबाइल लोकेशन उस बयान से पूरी तरह मैच करते हैं, तो बचाव का कोई रास्ता बचता ही नहीं है। और इसी अचूक सबूतों की कड़ी का नतीजा था कि पूरे 6 साल बाद निचली अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 6 साल बाद? हाँ, जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी दुर्लभ से दुर्लभ की श्रेणी में रखा, जो सबसे जघन्य अपराधों के लिए होता है। बिल्कुल। ये वो श्रेणी है जहां माना जाता है कि अपराध इतना भयानक है कि यह समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर देता है। अदालत का तर्क एकदम साफ था। जिन लोगों को कानून का रक्षक बनाया गया है, अगर वही कानून की आड़ में हत्यारे बन जाएं, तो उनके लिए उम्र कैद बहुत छोटी सजा है। तो सजा क्या मिली? इसी के तहत 9 पुलिस वालों को मौत की सजा यानी फांसी सुनाई गई। जो 10वां आरोपी था, सब इंस्पेक्टर पलदुरई, उसकी 2020 में ही कोरोना से मौत हो चुकी थी। इस फैसले की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जो जांच एजेंसियां थीं, सीबीआई और राज्य सरकार, उन्होंने भी अदालत में यही स्टैंड लिया कि इन पुलिस वालों को मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। ये तो बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, ये सिस्टम द्वारा अपने ही भ्रष्ट हिस्सों को काटकर अलग करने का एक बहुत ही दुर्लभ उदाहरण है। लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी है। और वो कीमत आज भी रेवती चुका रही हैं। वो कैसे? हमारे पास जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक इस ऐतिहासिक गवाही के बावजूद पिछले 6 सालों में रेवती का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। कोई प्रमोशन नहीं?
6 साल में। जी, वो आज भी साताकुलम थाने में उसी हेड कांस्टेबल की कुर्सी पर बैठी हैं। सरकारी तर्क ये दिया गया कि अगर उनका प्रमोशन होता तो उनका ट्रांसफर किसी दूसरे जिले में हो जाता, जिससे अदालत में गवाही की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती थी। अब जबकि निचली अदालत का फैसला आ चुका है, तो समाज के कई वर्ग रेवती के लिए सम्मान और उनके प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, जो कि जायज भी है। बिल्कुल जायज है। लेकिन कहानी का एक और बहुत स्याह पहलू है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। वो क्या? जिन 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा मिली है, वो कोई बाहर के लोग तो है नहीं, वो उसी समाज का हिस्सा है। हाँ, उनके परिवार होंगे, दोस्त होंगे। उनके परिवार, उनके दोस्त, उनके समर्थक। उनकी नज़र में रेवती कोई हीरो नहीं है। उनकी नज़र में रेवती वो गद्दार है जिसने उनके लोगों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। ऐसे में एक ही थाने में काम करते हुए, उसी इलाके में रहते हुए, रेवती की जान पर खतरा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ये एक बहुत ही अजीब विडंबना है। मतलब जिसने सिस्टम को बचाया, सिस्टम उसे ही बचाने में संघर्ष कर रहा है। यही सच्चाई है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमने देखा कि कैसे खाकी का जो अहंकार है वो किसी इंसान की जान ले सकता है, कैसे सिस्टम की सुस्ती उस जुर्म को छुपाने की कोशिश कर सकती है, और कैसे एक अकेली महिला का ज़मीर उस पूरी दीवार को गिरा सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस बातचीत को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हम सबको आने वाले समय में सोचने पर मजबूर करेगा। ऐसा क्या विचार है? देखिए, निचली अदालत ने तो अपना काम कर दिया, 9 पुलिस वालों को फांसी की सजा सुना दी। हाँ, सजा की पुष्टि ऊपर की अदालतों यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से होनी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल कंफर्मेशन चाहिए होता है। और अगर हम आजाद हिंदुस्तान का इतिहास खंगाले तो उंगलियों पर गिने जा सकने वाले ऐसे मामले भी नहीं मिलेंगे जहां पुलिस वालों को हिरासत में हत्या के लिए फांसी पर लटकाया गया हो। ये तो है। ऊपरी अदालतें अक्सर इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानने से इनकार कर देती हैं और सजा को उम्र कैद में बदल देती हैं। आप एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। निचली अदालत का ये फैसला इंसाफ की एक जीत जरूर है, लेकिन ये लड़ाई का अंत बिल्कुल नहीं है। अभी लंबा रास्ता है। ऊपरी अदालतों में इस मामले की जो कानूनी चीरफाड़ होगी ना, वो इस केस के सबूतों और रेवती की गवाही की सबसे कड़ी परीक्षा होगी। बिल्कुल सही। क्या वो टूटा हुआ बटन जिसने सत्ता के अहंकार को बेनकाब किया, क्या वो अंततः सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर भी इंसाफ का वजन उठा पाएगा? ये देखना बाकी है। क्या सिस्टम वाकई अपने ही रक्षकों को भक्षक बनने की वो सजा दे पाएगा जो एक आम इंसान को मिलती? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कुछ सालों तक हमारी न्याय प्रणाली और हमारी सामूहिक अंतरात्मा की परीक्षा लेगा। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे क्या होता है, इस पर नजर बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सुनते